Hello class 5th. I welcome all of you in my channel Vidya Niketan and I am Sunita Srivastava here. Children, today I am going to start chapter 10 of your science book Forest. चिल्ड्रेन, आज हम फॉरेस्ट के बारे में आप बहुत सी जानकारियाँ हासिल करने वाले हैं। तो हम अपना चैप्टर शुरू करने से पहले फॉरेस्ट के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। फॉरेस्ट क्या होता है? जंगल। जंगल जिसके कि नाम से ही हमें डर सा लगता है। हम ये सोचते हैं कि जंगल का मतलब ये होता है जहाँ बहुत लंबे बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे रहते होंगे, जहाँ बहुत सारे जंगली जानवर रहते होंगे और जहाँ तरह तरह की आवाज़ें आती होंगी, डरावनी आवाज़ें आती होंगी, जैसा कि हम मूवीज़ वगैरह में देखते हैं या कार्टून्स में देखते हैं। तो उसकी वजह से हम जंगल का नाम लेते ही बहुत डर जाते हैं। बच्चों, जंगल में हालांकि वहाँ तो बहुत लंबे और बड़े बड़े पेड़ पौधे होते तो हैं ही और जंगली जानवर भी होते हैं, बहुत तरह तरह की आवाज़ें भी होती हैं, लेकिन इसके साथ ही जंगल हमारे लिए बहुत उपयोगी भी है, क्योंकि जंगलों से हमें बहुत लाभ है जो कि जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। जैसे वहाँ से हमें बहुत सारे वुड्स मिल जाते हैं जो हमारे कई काम में आते हैं, जैसे फर्नीचर बनाने के, घर बनाने के, दरवाज़ा खिड़की बनाने के काम में आता है। इसके साथ ही फॉरेस्ट से हमें बहुत सी वैल्यूबल चीज़ें भी मिल जाती हैं, जैसे कि दवाइयाँ हैं, तारपीन तेल है, मेडिसिन्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ से हमें मिलती हैं। तो हम यूँ कह लें कि फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो गलत नहीं होगा। बच्चों, चलिए हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर के शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट के बारे में, तो हम पढ़ेंगे ही, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि डिपेंडेंस ऑन फॉरेस्ट, कि हम फॉरेस्ट पर किस तरह से निर्भर हैं या लोग पहले फॉरेस्ट पर किस तरह से डिपेंड रहते थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे आदिवासी के बारे में। आदिवासी क्या होते हैं? जंगल में रहने वाले लोगों को आदिवासी कहा जाता है, जो लोग वहाँ मूल रूप से रहते हैं जंगलों में और जंगल के प्रोडक्ट्स से ही उनका जीवन यापन होता है, तो उनको हम कहते हैं आदिवासी। इसके बाद है अदर बेनिफिट्स, यानी अदर बेनिफिट्स में आ जाएगा कि इससे हमें क्या क्या बेनिफिट, क्या क्या लाभ हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिफॉरेस्टेशन, यानी कि वृक्षों का कटाव। इसके बाद पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी वृक्षों के कटाव हो जाने से उनका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, हम पढ़ेंगे कि फॉरेस्ट को बचाना क्यों ज़रूरी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्केरेड ग्रोव्स के बारे में, जो कि एक संस्था होती है और लोगों को वो जागृत करती हैं, ये बताते हैं कि फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं और हमें उन्हें बचाना क्यों ज़रूरी है। तो चलिए हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे। Have you ever got scared by the word forest? Forest often suggests a dark place covered with lots of huge trees, small and big animal, all kind of weird sound and terrible people with their weird customs. But believe it, forests are nothing to be scared of. जैसा कि मैंने आपको बताया कि जंगल का नाम लेते ही हम इमेजिन करने लगते हैं बहुत ऐसा जगह जहाँ बहुत अंधेरा रहता हो, बहुत सारे लंबे लंबे पेड़ पौधे होते होंगे, बहुत सारे जंगली जानवर रहते होंगे, डरावनी आवाज़ें आती होंगी और वहाँ के रहने वाले, मूल रूप से वहाँ के जो रहने वाले हैं वो जंगली लोग, और उनसे भी ज़्यादा उनकी डरावनी कस्टम्स, वहाँ के रीति रिवाज, उनके जो वेशभूषा है, उनसे हम डर जाते हैं जंगल का नाम लेते हैं। बट बिलीव इट, लेकिन विश्वास कीजिए, फॉरेस्ट आर नथिंग टू बी स्कैरेड ऑफ, लेकिन विश्वास कीजिए कि जंगल कोई ऐसी जगह नहीं है जिसका नाम लेते ही आप डर जाएं। अ विजिट टू ए फॉरेस्ट कैन बी द मोस्ट फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस फॉर एनीवन। किसी के लिए भी जंगल की सैर करना या वहाँ घूमना किसी अच्छे अनुभव को प्राप्त करने से कम नहीं है। यानी कि आप अगर जंगल की सैर करने जाते हैं तो आपको एक बहुत बेहतर अनुभव मिलेगा। प्लांट्स ऑफ ऑल काइंड्स आर फाउंड हेयर, ऑल ट्रीज एंड वुडी प्लांट्स डोमिनेट, एनिमल ऑफ डिफरेंट काइंड फ्रॉम स्मॉल रोडेंट्स टू बिग कार्निवोरस आर फाउंड हेयर। यहाँ पर कहा जा रहा है कि
जो जंगल है वहाँ पे बहुत से तरह के पेड़ पौधे, बहुत से तरह के जानवर, छोटे से छोटे जानवर से लेके बड़े से बड़े जानवर जो कि कार्निवोरस भी होते हैं, दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। और रोडेंट्स का मतलब कि ऐसे जानवर जो बहुत छोटे होते हैं, कुतर कुतर के खाने वाले, जैसे चूहे, गिलहरी, उन सब जानवरों से लेकर बड़े बड़े जानवर, शेर, चीता तक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, डिपेंडेंस ऑन फॉरेस्ट, यानी कि जंगलों पर निर्भर होना। फॉरेस्ट cover almost 1/3 of the world's land surface. They are a vast and widespread big natural resources for us. Since ancient time, they have been a constant sources of livelihood for people. Early humans lived in forest. They hunted animal for food. They made clothes with leaves of trees and cut wood for fuel. Millions of people still live and depend on forest for their livelihood. They get food and firewood from forest. In some way or the other, we all depend on forest. Forest gives us estimated 5,000 commercial products such as timber for furniture, building house and making many other things. Other products include turpentine, medicines, flour, rubber, paper, cotton, fabrics, linen and many other things. तो यहाँ पे डिपेंडेंस ऑन फॉरेस्ट में हमने ये पढ़ा कि जो फॉरेस्ट है वो हमारे वर्ल्ड का 1/3 पार्ट है, यानी कि 1/3 वर्ल्ड में क्या फैला हुआ है, फॉरेस्ट फैला हुआ है, जंगल फैला हुआ है। दे आर वास्ट एंड वाइड स्प्रेड बिग नेचुरल रिसोर्सेज फॉर अस, और इसमें बहुत ही विस्तृत रूप से ये प्रचुर भंडार है किसका, नेचुरल रिसोर्सेज का, जो कि हमारे लिए है। हमारे लिए जंगल नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत विस्तृत भंडार है। सिंस एंशिएंट टाइम दे हैव बीन अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ लाइवहुड फॉर पीपल। बहुत समय पहले क्या था कि जीवन यापन के जो स्रोत थे वो बहुत ही क्या थे, कांस्टेंट थे, बहुत ही सीमित थे। लोग क्या थे, अर्ली ह्यूमन लिव इन फॉरेस्ट। जो अर्ली ह्यूमन जो है, हमारे जो आदि मानव थे, वो कहाँ रहते थे, वो पहले जंगलों में रहते थे। दे हंटेड एनिमल, वो लोग जानवरों को मारते थे, उन्हीं जानवरों को वो खाते भी थे। इसके साथ ही ये उन्हीं के छाल को अपने कपड़े के रूप में इस्तेमाल करते थे, या पेड़ों की छाल को भी वो अपने कपड़े के रूप में इस्तेमाल करते थे। पेड़ों से लकड़ियाँ काटते थे जो कि वो जलावन के काम में लाते थे। बहुत सारे लोग, मिलियंस, करोड़ों लोग ऐसे थे जो कि अपने जीवन यापन के लिए जंगल पर ही डिपेंड थे। दे गेट फूड एंड फायरवुड फ्रॉम फॉरेस्ट। उनको भोजन और जलावन की लकड़ियाँ भी जंगल से ही मिल जाती थी। इन सेम वे और द अदर वी ऑल डिपेंड ऑन फॉरेस्ट। आप किसी न किसी तरह से फॉरेस्ट पर डिपेंड जरूर हैं। फॉरेस्ट गिव अस एस्टिमेटेड 5,000 कमर्शियल प्रोडक्ट्स। जो फॉरेस्ट है वो हमें लगभग 5,000 कमर्शियल यानी व्यापारिक प्रोडक्ट्स हमें देती हैं, जिससे कि हमारा व्यापार होता है। सच एज क्या होता है, टिम्बर फॉर फर्नीचर। टिम्बर आप समझते हो, टिम्बर जो मोटी मोटी लकड़ियाँ होती हैं ना, जिनको काट कर हम फर्नीचर बनाते हैं या दरवाजे खिड़की बनाते हैं, तो उन वुड्स को हम कहते हैं टिम्बर वुड। तो वो भी हमें कहाँ से मिलती हैं, वो हमें जंगल से मिलती हैं। फिर बिल्डिंग बनाने के लिए, हाउस बनाने के लिए भी लकड़ियाँ हमें इसी टिम्बर वुड से मिलते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि टर्पेंटाइन यानी कि तारपीन का तेल है, जो कि पेंट वगैरह बनाने के काम में आता है, मिलाने के काम में आता है। और इसके और भी बहुत सारे तारपीन तेल के बहुत सारे इस्तेमाल हैं। इनसे दवाइयाँ बनती हैं, जोड़ों के दर्द की दवाई वगैरह बनती हैं इनसे। और मेडिसिन्स हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं, और भी बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जिनको बनाने की जो रॉ मटेरियल्स हैं वो कहाँ से मिलती हैं, वो हमें जंगलों से मिलती हैं। फ्लावर्स हैं, रबर, पेपर, कॉटन, फैब्रिक्स, लिनन एंड मेनी अदर थिंग्स यहाँ हमें जंगलों से मिल जाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे आदिवासीज या ट्राइबल्स के बारे में।
तो आदिवासीज कौन होते हैं बच्चों? आदिवासीज वो लोग होते हैं जो कि जंगलों में बहुत समय से रहते आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी उनके जंगलों में ही अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। फॉरेस्ट गिव्स शेल्टर टू अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ ट्राइब्स नॉन एज आदिवासी। तो मैंने अभी आपको जैसा बताया कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका कि शेल्टर, जिनका कि आश्रय ही होता है उनका एक बहुत बड़े पॉपुलेशन में बहुत बड़ी एक जनसंख्या है जो कि जंगलों में रहा करती हैं और उन्हें हम कहते हैं आदिवासी। द आदिवासी सोसाइटीज़ कैन बी फाउंड इन आंध्र प्रदेश। जो आदिवासी की जो आदिवासी लोग हैं वो ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश में, बिहार, चंडीगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट समझ गए आप? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट वही अरुणाचल प्रदेश वगैरह हैं, जहाँ त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश ये सब हैं, ईटानगर, वहाँ के लोग जो हैं। एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और अंडमान निकोबार आइलैंड पर भी ये आदिवासी लोग, जहाँ पर मेनली जंगल होते हैं वहाँ पर ये आदिवासी रहते हैं। दे यूज़ लीव्स ऑफ बनाना। वे बनाना लीव्स का इस्तेमाल बहुत से अपने कामों के लिए करते हैं। बनाना एंड साल टू मेक पत्तल्स फॉर सर्विंग फूड। वे लोग क्या करते हैं? बनाना के और साल के जो वृक्ष के पत्ते होते हैं उनके पत्तल बनाते हैं। पत्तल जानते हैं आप? जो लीव्स वाली प्लेट्स होती हैं, आपने देखे होंगे, गांव में देखे होंगे, या बहुत समय पहले ऐसे जो लीव्स के प्लेट्स होते थे जिन्हें हम पत्तल कहते हैं वो हुआ करते थे, और शादी पार्टी इवन सभी जगह वो पत्तल काम आते थे। अब तो इनकी ये देखने को भी बहुत कम मिलता है, क्योंकि अब उस जगह पे बहुत सारे लोग अन्य दूसरी तरह की प्लेट्स का इस्तेमाल करने लगे हैं, जैसे कि थर्माकोल की प्लेट्स होती हैं, जैसे कि पेपर के प्लेट्स होते हैं, तो अब इनका इस्तेमाल होने लगा है। लेकिन पहले ये सब नहीं था और पहले सिर्फ लीव्स के प्लेट्स ही काम आते थे। तो अभी भी लीव्स के प्लेट्स काम आते हैं, बहुत जगहों पर अभी भी लीव्स के प्लेट्स काम आते हैं। तो ये जो आदिवासी थे ये अपने जीवन यापन के लिए क्या करते थे? जो बनाना और साल के जो पेड़ के पत्ते होते थे उनसे ये लीव्स प्लेट्स बनाते थे, जिन्हें हम पत्तल कहते हैं। बैम्बोज आर यूज टू मेक रूफ्स एंड वॉल ऑफ हट्स। जो बैम्बो थे उनसे क्या बनाए जाते थे? जो हट के यानी झोपड़ी के जो रूप्स होते थे, छत और दीवारें बनाई जाती थी, रस्सियाँ बनाई जाती थी, लैंप्स बनाए जाते थे, हैट्स बनाई जाती थी, टोपियाँ बनाई जाती थी, बॉक्सेस बनाए जाते थे उनसे। इसके अलावा कुकिंग यूटेंसिल्स, बास्केट्स, ये सब कुछ उनसे बनाए जाते थे। और आपको पता है इन सारी चीज़ों की मार्केट में बहुत अच्छी खासी प्राइस है, जिसको बेचकर वो लोग अपना जीवन यापन करते हैं। दे यूज़ महुआ फ्लावर फॉर मेकिंग लिक्वेयर। लिक्वेयर क्या होता है? लिक्वेयर होता है शराब यानी वाइन। वे लोग महुआ के फूलों का इस्तेमाल करके शराब बनाते थे। एंड तेंदू लीव्स फॉर रोलिंग बीड़ी, और तेंदू के पत्तों का इस्तेमाल करके वो लोग क्या बनाते हैं? बीड़ी बनाते हैं, जो कि मार्केट में बिकती हैं। द आदिवासी कंटिन्यू टू बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर ओनरशिप राइट फॉर लॉन्ग। जो आदिवासी लोग हैं वो क्या करते? वो अपने जो उनका जो स्वामित्व था वो समझते थे कि जो जहाँ वो रहते हैं, फॉरेस्ट में जहाँ वो रहते हैं, उनको वहाँ का स्वामित्व मिले, वहाँ का ऑनरशिप मिले उनको, ताकि वो जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको मार्केट में बेचकर अच्छा पैसा कमा सके। लेकिन उन्हें इन सब चीज़ों से बहुत लंबे समय तक उन्हें इन बातों से वंचित रहना पड़ा। लेकिन आखिरकार क्या होता है? गवर्नमेंट ऑथराइज डिक्लेयर्ड दिस a historical injustice and indeed to recompense it their initiatives to success story. In early 2008, a new Forest Right Act granted and Adivasis the right to monitor, administrator and use the forest under collective ownership. This enables them to obtain better price for what grows in the forest. This is crucial for the Adivasis who live below the poverty line. तो क्या हुआ कि जो आदिवासी थे वो बहुत लंबे समय तक
अपने इस फॉरेस्ट प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना चाहते थे, और वो चाहते थे कि इन सब पर उनका अपना स्वामित्व हो, यानी उनको इसका ऑनरशिप होना चाहिए। गवर्नमेंट ने भी इनकी बातों को सुना, क्योंकि ये जो उनके प्रति जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस का मतलब होता है ऐतिहासिक अन्याय होता है। देखिए बच्चों, मैंने इस पे बहुत सारे जो डिफ़िकल्ट वर्ड थे आपके लिए, उनकी मीनिंग यहाँ पर लिख रखी है, तो ये आपको बहुत ही आसानी से दिख रहा होगा। तो आप इनको अगर लिख लेंगे तो आप हर सेंटेंस की मीनिंग को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और वैसे मैं तो आपको बता ही रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए और तब आप इसे समझ जाएंगे। तो क्या हुआ, आदिवासियों को उनके जो फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट्स थे उनको मार्केट में बेचने का स्वामित्व नहीं था। क्या होता था कि सारी चीज़ें क्या कर लेती थी, गवर्नमेंट ले लेती थी, या जो बहुत बड़े अच्छे व्यापारी होते थे वो लोग ले लेते थे। तो ये जो फॉरेस्ट के लोग रह जाते थे, इनके साथ अन्याय हो जाता था वो। लेकिन गवर्नमेंट ने इनकी सुनी, और क्या हुआ, उन्होंने 2008 में एक एक्ट पास किया, जिसके तहत क्या हुआ कि इस एक्ट के तहत आदिवासियों को अधिकार मिल गया कि वे सामूहिक रूप से प्रशासन के निगरानी में इन सारे जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको मार्केट में बेचें, और इसके फलस्वरूप जंगल के जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें अच्छी रकम उनके लिए मिल जाए। इससे उन आदिवासियों को बहुत फ़ायदा हुआ जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे थे, यानी कि जो कि गरीबी रेखा के नीचे थे, उनको इससे बहुत ही फ़ायदा हुआ, क्योंकि उनके जीवन यापन के लिए भी अच्छी आमदनी इस एक्ट के तहत होने लगी। यानी कि सभी लोग जब सामूहिक तौर पे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को बेचेंगे तो सबको पैसे मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि जो लोग अच्छे हैं, जो लोग थोड़ी अच्छी आमदनी वाले हैं, सिर्फ उन्हीं को फ़ायदा हो, वे लोग ही कमाएं। लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमारी सरकार ने जो एक्ट पास किया उसमें ये था कि सबको सामूहिक रूप से इन सभी चीज़ों को बेचकर पैसे मिलने चाहिए, और इससे जो गरीबी रेखा के नीचे जो लोग थे उनको इससे बहुत फ़ायदा हुआ। आगे हम पढ़ेंगे कि फॉरेस्ट से हमें क्या बेनिफिट्स हैं। फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। हम सभी जानते हैं कि हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, जंगलों से, पेड़ पौधों से मिलता है। तो ये जो फॉरेस्ट हैं ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, और बदले में क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं। दे हेल्प इन मेंटेनिंग द बैलेंस इन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। और इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में गैसों का जो बैलेंस है, संतुलन है, वो बना रहता है। ऐसा नहीं होता कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया या ऑक्सीजन घट गए, ऐसा नहीं होता। ये फॉरेस्ट उनको मेंटेन रखते हैं। दिस इज टर्न रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, और इसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी कम रहता है। ग्लोबल वार्मिंग इज द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। ग्लोबल वार्मिंग इज द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होता है, हमारे अर्थ या जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें जो है टेम्परेचर को बढ़ा देता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर पृथ्वी पर बढ़ जाती है, और इससे क्या हो जाता है, हमारी पृथ्वी पर जो एटमॉस्फेयर है वो खराब हो जाता है, और वो हमारे लिए क्या होता है, हार्मफुल बन जाता है। तो सेकंड नंबर में है दे हेल्प इन रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन। जो फॉरेस्ट हैं उनकी वजह से हमारी जो मिट्टी है वो क्या होती हैं, उनकी जड़ों से हमारी ये मिट्टी जकड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन नहीं होता। सॉइल इरोजन क्या होता है, मिट्टी का कटाव, यानी कि बहुत तेज़ आंधी तूफान आने से जो हमारे टॉप सॉइल है जो कि फर्टाइल होता है, जो हमारे फसलों के लिए, हमारे क्रॉप्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है, अगर हमारे इन मिट्टी पे पेड़ पौधे नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, वे हवा और पानी की वजह से बह जाएंगे या उड़ जाएंगे। तब हमारे जो क्रॉप्स हैं वो कैसे उगेंगे, इसलिए हमें पेड़ों को बचाना चाहिए ताकि सॉइल इरोजन ना हो सके, मिट्टी का कटाव ना हो सके। इसके बाद है दे एब्जॉर्ब टोन्स, डस्ट एंड अदर पॉल्यूटेंट्स। इसके अलावा ये धूल, मिट्टी, आंधी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे कि हवा में प्रदूषण कम हो सके। दे ऑल्सो एब्जॉर्ब नॉइज देयरबाई डिक्रीजिंग नॉइज पॉल्यूशन। ये आसपास के शोर को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे कि नॉइज पॉल्यूशन भी कम होता है।
इसके बाद है फॉरेस्ट रेगुलेट द टेम्परेचर एंड काउज रेनफॉल। फॉरेस्ट क्या करता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, संतुलित करता है, एब्जॉर्ब करता है टेम्परेचर को, जिसकी वजह से बारिश होती हैं। इसके बाद है फॉरेस्ट ऑफर अ ग्रेट बायोडाइवर्सिटी, इट इज़ होम ऑफ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। जैव विविधता को यह आश्रय देता है, उनको बढ़ावा देता है, क्योंकि जो फॉरेस्ट होता है वो क्या होता है, बहुत से जानवरों का और बहुत से प्लांट्स का शेल्टर होता है, यानी उनका आश्रय होता है। आपको पता है ना कि जंगल में बहुत से तरह के पेड़ पौधे और बहुत से तरह के जानवर होते हैं, पर अगर जंगल नहीं होगा तो ये क्या हो जाएंगे, असंतुलित हो जाएंगे, ना पेड़ पौधे होंगे ना ही जंगली जानवर होंगे। तो इनके बीच का जो एक बहुत अच्छा जुड़ाव है, जो इनके अंदर का बहुत अच्छा क्या कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी है, वो हमारी क्या हो जाएगी, इनबैलेंस हो जाएंगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिफॉरेस्टेशन यानी वृक्षों का कटाव। फॉरेस्ट आर डिसअपेयरिंग एट द अलार्मिंग रेट मेनली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। हमारी ही एक्टिविटीज़ की वजह से क्या हो रहे हैं, फॉरेस्ट लगातार ख़त्म होते जा रहे हैं या गायब होते जा रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन अबाउट विच वी हैव ब्रीफली रीड इन चैप्टर 8। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, इसको हमने चैप्टर 8 में पढ़ा था। इट इज़ अ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। डिफॉरेस्टेशन इज कन्वर्टिंग फॉरेस्ट लैंड इनटू एग्रीकल्चरल लैंड ऑन ए लार्ज स्केल। डिफॉरेस्टेशन जो है अब क्या हो रहा है, बदल कर या कन्वर्ट होकर जो फॉरेस्ट हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं और उनकी जगह पर एग्रीकल्चरल लैंड्स बनते जा रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पर, इन ऑन ए लार्ज स्केल, यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर ये जो डिफॉरेस्टेशन है बढ़ता जा रहा है, यानी वृक्षों का कटाव बढ़ता जा रहा है और उनकी जगह पे कौन आ रहा है, एग्रीकल्चरल लैंड आ रहा है। ट्रीज आर कट टू मेक वुडन फर्नीचर, पेपर प्रोडक्ट्स एंड फ्यूल फॉर बर्निंग। ट्रीज़ को किस लिए काटा जा रहा है, ट्रीज़ को लगातार इसलिए भी काटा जा रहा है ताकि उनसे वुड पाया जा सके, जिससे कि फर्नीचर बनाए जा सके, पेपर्स बनाए जा सकें और बहुत सारी चीज़ें उनसे बनाई जाती हैं, इसलिए पेड़ों का लगातार कटाव हो रहा है। इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी कि डिफॉरेस्टेशन अगर हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा। बाय डिफॉरेस्टिंग फॉरेस्ट वी रिस्क आवर ओन एग्जिस्टेंस। Here are some effect of deforestation. By deforesting, अगर हम by destroying forest, हम अगर फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं, उनका क्षय करते हैं, उनको नष्ट करते हैं, तो क्या होगा, हम अपनी ही एग्जिस्टेंस को रिस्क पे रख रहे हैं, हम अपने अस्तित्व को ही खतरे में डाल रहे हैं। हेयर आर सम इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। यहाँ देखिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं जो कि डिफॉरेस्टेशन से प्रभावित होंगे। क्या क्या है वो, ट्रीज होल्ड सॉइल विद देयर रूट्स। ट्रीज क्या करते हैं, सॉइल को यानी मिट्टी को अपने रूट्स में जकड़े रहते हैं। इफ़ ट्रीज आर गॉन, अगर ट्रीज कट गए, सॉइल विल बी वॉश्ड। तो अभी आपको मैंने जैसे कि ऊपर बताया था कि सॉइल विल बी वॉश्ड, और क्या हो जाएगा, जो टॉप सॉइल हैं, जो फर्टाइल सॉइल है, वो क्या हो जाएंगे, बह जाएंगे, काउजिंग सॉइल इरेजन, और उसकी वजह से क्या होगा, मिट्टी का कटाव होगा। नेक्स्ट है ऑक्यूरेंस ऑफ ड्रॉट एंड फ्लड विल इंक्रीज। क्या होगा, बहुत ज़्यादा सूखा और बहुत ज़्यादा बाढ़ बढ़ने की संभावना बढ़ जाएंगी। इसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड लेवल विल इंक्रीज व्हेन वी कट डाउन ट्रीज। जब हम ट्रीज़ को काटेंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ने लगेगा। दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग, और इसकी वजह से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, जिससे फ्लड आएंगे और हमारा टेम्परेचर जो है वो इनबैलेंस हो जाएगा। और जो कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से हमारे जीवन ही हमारा खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि हम सांस कैसे ले पाएंगे, हमें तो सांस लेने के लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से क्या होगा, ये हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। Conservation of forest is essential for the survival of mankind. From time to time, people's movements have helped in protecting forest. One such movement was Chipko movement. It was started in Uttarakhand
in 1973 under the leadership of Sundarlal Bahuguna, Gaura Devi and Chandi Prasad Bhatt. The movement was called Chipko because in this movement the villagers hugged the trees and saved them from falling. कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट यानी कि वृक्षों को बचाना या वृक्षों का संरक्षण भी हम कह सकते हैं। ये कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? हमारी मैनकाइंड या हमारी ज़िंदगी के लिए, हमें जीवन के लिए, हमारी ज़िंदगी को बचाने के लिए जंगलों का बचाव करना बहुत ज़रूरी है। समय समय पर लोगों ने इस मूवमेंट को समय पर लोगों ने वृक्षों को बचाने के लिए कई तरह के मूवमेंट किए हैं, जैसे कि उनमें से एक है चिपको मूवमेंट, जो कि उत्तराखंड में हुआ था 1973 में। इसके तहत लोगों ने क्या किया था, वहाँ के जो गांव के लोग हैं, उत्तराखंड के जो गांव के लोग हैं, उन्होंने क्या किया था, जंगलों को कटने से बचाने के लिए वो लोग जंगलों को हग्ड किए थे, यानी जंगलों को पकड़ के चिपक के जंगलों से खड़े हो गए थे और उन्होंने कहा था कि हम इन जंगलों को नहीं कटने देंगे। और इसका लीडरशिप किसके नेतृत्व में हुआ था? ये हुआ था सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, गौरा देवी और चांदी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में ये हुआ था चिपको मूवमेंट। नेक्स्ट है एस्केरेड ग्रोव्स आर फॉरेस्ट patches traditionally protected or worshipped by communities in reverence of deity. In the wake of increasing deforestation, these sacred groves help in conserving forest. जो स्कैरेड ग्रुप्स के लोग हैं, ये क्या करते हैं, ये लोग प्रचार करते हैं, बताते हैं लोगों को घूम घूम कर कि हमें पेड़ों को बचाना चाहिए, और लोगों को इस बारे में वो लोग जागरूक भी करते हैं कि हमें डिफॉरेस्टेशन नहीं करना चाहिए, डिफॉरेस्टेशन को रोकना चाहिए, हमें पेड़ पौधों को बचाना चाहिए। दीज स्कैरेड ग्रोव्स हेल्प टू कंजर्विंग फॉरेस्ट। ये लोग पेड़ों को कंजर्व करने में, पेड़ों को संरक्षित करने में, पेड़ों का संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। द स्कैरेड ग्रुप्स आर मोस्टली फाउंड इन स्टेट ऑफ कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरला एंड मध्य प्रदेश। ये जो स्कैरेड ग्रुप्स के लोग हैं, ये मोस्टली कहाँ पर हैं? ये लोग कर्नाटका में हैं, महाराष्ट्र में, केरला में और मध्य प्रदेश में हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम पीपल मूवमेंट्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट। ये लोग समय समय पर क्या करते हैं, लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं कि पेड़ों को किस तरह से बचाया जाए। Laterally, the government and other organizations have started taking steps to conserve forest. Some of these are as follow. समय समय पर लेटरली, इसके बाद क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने, सरकार ने भी बहुत से ऑर्गेनाइजेशन बनाए, बहुत से संस्थाएं बनाई हैं जो कि इन फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, जंगलों को संरक्षित करने के अलग अलग तरह के उपाय और अलग अलग तरह की बातें किए जा रहे हैं। इनमें से कुछ यहाँ पर लिखे गए हैं, चलिए हम देखते हैं उनमें से क्या क्या बातें हैं वो। इन इंडिया द गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड सम फॉरेस्ट एज सेंचुरीज, बॉटेनिकल गार्डन एंड पार्क आर बिगिन सेटअप। सरकार ने इस तरफ कदम उठाते हुए डिक्लेयर किया है कि ऐसे बहुत सारे जगहों को उन्होंने सेंचुरीज बना दी है, बॉटेनिकल गार्डन में उनको कन्वर्ट कर दिया है, पार्क के रूप में उनको कन्वर्ट कर दिया है, ताकि लोग उनको नुकसान ना पहुंचा सकें। इसके बाद है प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन। पेड़ों को लगाना एफॉरेस्टेशन यानी वृक्षारोपण कहलाता है। इंडियन गवर्नमेंट सप्लाइज ट्रीज सैपलिंग टू इनकरेज प्लांटिंग एट वेरियस प्लेस। पेड़ों को लगाना एफॉरेस्टेशन कहलाता है। इंडियन गवर्नमेंट यानी भारत सरकार ने समय समय पर क्या किया है, बहुत सारे छोटे छोटे पौधों यानी सेपलिंग्स यानी कि छोटे पौधों को घर घर तक, जगह जगह तक इनको पहुंचाने का काम किया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जा सकें। वन महोत्सव इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर टू प्लांट ट्रीज। हर साल हमारे देश में क्या होता है, वन महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें क्या होता है, बहुत सारे लगभग लाखों करोड़ों पेड़ इस समय लगाए जाते हैं। और ये वन महोत्सव कब होता है, ये जून के फर्स्ट वीक में होता है ये, और उस समय आई थिंक जुलाई के फर्स्ट वीक में होता है ये, और उस समय वन महोत्सव
मनाया जाता है, जिसमें कि लोग क्या करते हैं, हर जगह पे पेड़ पौधे लगाते हैं। और ये ऑल ओवर इंडिया में होता है। ये कहाँ होता है, ये ऑल ओवर इंडिया में 7 डेज तक ये मनाया जाता है। इसको ही हम कहते हैं वन महोत्सव। कब होता है बच्चों ये वन महोत्सव, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ये वन महोत्सव एवरी ईयर जुलाई के फर्स्ट वीक में होता है। जुलाई के फर्स्ट वीक में वन महोत्सव सरकार द्वारा चलाया जाता है, जिनमें बहुत से पेड़ लगाए जाते हैं। बच्चों इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं, इसलिए याद रखना कि वन महोत्सव कब होता है, जुलाई के फर्स्ट वीक में होता है। नेक्स्ट क्या है, गवर्नमेंट हैज सेट अप मेनी नेशनल पार्क्स एंड बायो रिजर्व्स विच प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द कंजर्वेशन ऑफ सेवरल स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। गवर्नमेंट ने बहुत से नेशनल पार्क्स और बायो रिजर्व्स यानी कि जैविक उद्यान टाइप के बहुत से क्रिटिकल रोल अपनाए हैं, जिनकी वजह से जो जंगलों का बचाव है, जंगलों का प्रोटेक्शन है, वो किया जा सके, जिसके तहत प्लांट्स और एनिमल्स को बचाया जा सके। स्ट्रिक्ट लॉ हैव बीन इनेक्टेड all over the world to prevent felling of trees in forest reserves। और इन पेड़ पौधों और इन जंगली जानवरों को बचाने के लिए सरकार ने बहुत से कठोर कानून भी, बहुत से कठोर कानूनों को भी बनाया है कि अगर इन्हें किसी ने नुकसान पहुंचाया तो उसको कानूनी रूप से सजा भी मिल सकती है। नेक्स्ट है, मैनग्रोव्स हैव बीन planted that offer natural protection from soil erosion। मैनग्रोव्स जो एक प्लांट है, मैनग्रोव्स एक प्लांट होता है जो कि लगाया जा रहा है ताकि क्या हो सके, नेचुरल प्रोटेक्शन हो सके सॉइल इरोजन का, ताकि मिट्टी के कटाव को बचाया जा सके। इसके बाद है, अदर इम्पॉर्टेंट इशूज दैट वी ऑल नीड टू टेक केयर आर एज फॉलोज। फॉरेस्ट फायर डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट फायर जो होते हैं, यानी जंगलों में जो आग लग जाती है, उससे भी हमारे जो फॉरेस्ट हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। फायर्स इन फॉरेस्ट आर जनरली काउज्ड ड्यू टू केयरलेसनेस। असावधानी की वजह से जंगल में आग लग जाते हैं। क्या असावधानी हो सकती है, लाइक थ्रोइंग ऑफ बर्निंग मैचस्टिक, सिगरेट बाइट एसेट्रा। क्या करते हैं जो लोग वहाँ जंगलों में काम करते हैं या रहने वाले लोग हैं वहाँ, या कोई भी लोग जो यहाँ घूमने जाते हैं, क्या करते हैं, कभी कभी वो जलती हुई मैच स्टिक वहाँ फेंक देते हैं या सिगरेट पीकर फेंक देते हैं। तो इससे क्या होता है, जंगलों में आग लग जाते हैं, जिससे कि जंगलों का क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। वहाँ आग लग जाती हैं जिससे बहुत से पेड़ पौधे जल जाते हैं, और इस तरह से भी क्या होता है, जंगल डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। दिस हैज़ बीन प्रिवेंटेड, इन्हें रोका जाना चाहिए, यानी कि कोई जलती हुई चीज़ जंगल में लेकर नहीं जाना चाहिए, इस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग पीपल टू सेव द इन्वायरमेंट, लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए कि हमें अपने पर्यावरण को बचाना है। इसके बाद है, ओवर ग्रेजिंग शुड नॉट बी डन एट द सेम प्लेस इन अ फॉरेस्ट। जंगल में एक ही जगह पर ओवर ग्रेजिंग नहीं कराया जाना चाहिए। ओवर ग्रेजिंग क्या होता है, एक ही जगह पे जानवरों को चराया जाना, यानी लगातार आप एक ही जगह पे जब जानवरों को चराएंगे तो क्या होगा, जानवर रोज चरते जाएंगे पेड़ पौधे, और इस तरह से क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि वो जगह खाली हो जाएगी, बिल्कुल वहाँ से पेड़ पौधे समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए एक ही जगह पर ओवर ग्रेजिंग नहीं करानी चाहिए। नेक्स्ट है, इंसेक्ट्स एंड पेस्ट दैट हार्म प्लांट्स कैन बी कंट्रोल बाई स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स। इंसेक्ट्स और पेस्ट यानी कीट और जो पेस्ट्स होते हैं, यानी कि जो कीटाणु लग जाते हैं कभी कभी पेड़ पौधों में, उनको ख़त्म करने के लिए समय समय पर क्या होते हैं, कीटाणु नाशक जो होते हैं उसकी दवाइयों का छिड़काव किया जाना चाहिए, ताकि जंगलों में किसी तरह की कोई बीमारी ना फैल जाए, किसी पेड़ पौधों को कोई बीमारी ना लग जाए, क्योंकि एक पेड़ में अगर लग जाते हैं तो क्या होते हैं, बाकी के पेड़ों में भी आसानी से फैल सकते हैं, जिससे जंगलों का नुकसान हो सकता है।
तो इस तरह से हमने ये चैप्टर अपना यहाँ पे ख़त्म कर लिया है बच्चों। और हम आगे का काम यानी इसके क्वेश्चन आंसर और इसके बैक एक्सरसाइज बाकी बाद में करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इसे सब्सक्राइब भी करें बच्चों। तब तक के लिए थैंक्स बच्चों, अपना ध्यान रखिए और खूब पढ़िए। ओके देन बाय, टेक केयर।